दोस्तों प्रणाम। आज अपने अनुभवों की इस कड़ी में मैं आपको गजा टिहरी का एक सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ आदमखोर द्वारा जो शिकार किया गया था उसको छोड़ के वह जो हम लोग इस गुलदार को मारने के लिए वहाँ मचान पे बैठे हुए थे, हमें को इसके द्वारा टारगेट किया गया और हम पे हमला करने के लिए बिल्कुल 20 मीटर तक पहुँच गया था। परंतु ऊपर वाले की कृपा थी कि हम लोग इससे बच गए थे। ऐसा रोमांचक अनुभव जिसको आज भी मैं याद करता हूँ तो सारे बदन पे झुरझुरी पैदा हो जाती है। मतलब इतना ख़तरनाक अनुभव था कि जिसको मैं ज़िंदगी भर याद रखता हूँ। दोस्तों, ये गजा टिहरी की बात है। गजा टिहरी यहाँ से देवप्रयाग से एक रोड जो है वो सीधे भागीरथी के किनारे किनारे वो गजा पहुँचती है। गजा एक तहसील है जो टिहरी जनपद की एक तहसील है, उप तहसील। वहाँ का एक वाक़या है ये। 23/7/2008 को यहाँ पे एक मनोज नाम का कोई व्यक्ति था। वो शाम को दिहाड़ी करके या कहीं से काम करके बाज़ार से घर लौट रहा था, क्योंकि बरसात का जुलाई में जो होता बरसात का मौसम होता है और पहाड़ में सारी जगह हरियाली और झाड़ी झंकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अकेले थे और अकेले अपने घर की ओर आ रहा था। तो उसने देखा कि अचानक एक झाड़ी से निकले हुए गुलदार ने इस पे हमला कर दिया। हमला किया तो इस हमले के बारे में वो पहले सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ गुलदार का कोई भय नहीं था। तो अचानक हुए हमले से मनोज एकदम घबरा गया। तो उसने देखा कि एक बड़ा सा गुलदार उसके पीछे झपटा मार रहा है। तो उस पर लड़का जवान था, इसलिए उसने अपने हिम्मत दिखाई और वह गुलदार से भिड़ गया। भिड़ने से क्या हुआ कि गुलदार ने जब देखा कि मैं इसको कवर नहीं कर पा रहा हूँ, यह मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो गुलदार वहाँ से भाग गया। क्योंकि दोस्तों, गुलदार का एक व्यवहार ये भी है, गुलदार हमेशा अपने से शक्तिशाली से दूर भागता है और कमज़ोर पे ही अटैक करता है। परंतु जब उसने देखा कि इसकी शक्ति मेरे से अधिक है, तो इसलिए गुलदार भाग गया और मनोज को जो उसने नाखून मारे थे उसको चिकित्सालय ले जाया गया और जहाँ उसका इलाज हुआ उसके बाद वो ठीक हो गया। दोस्तों, ये गुलदार की दूसरी घटना थी। ये अगस्त 2008 की बात है। गजा के एक गांव था, गजा में बमन गांव। बमन गांव की एक पूजा थी जिसकी उम्र उस समय लगभग मेरे समय से 16 साल के लगभग होगी। वो रोज़ की तरह घर का काम कर रही थी। शाम का समय था। तो ये गुलदार, क्योंकि वहाँ पे जो थी वो घर के इधर उधर ककड़ी की बेल, सब्जी की बेलें, क्योंकि बरसात में सारी बेलें हो जाती हैं, तो बहुत झाड़ झंकार हो गए थे और गुलदार को छुपाव मिल गया। इसलिए गुलदार ने तुरंत इस पूजा पे हमला कर दिया। परंतु वो घर की बात थी, वहीं पे एकदम जब पूजा पे हमला हुआ तो सारे लोगों ने हल्ला किया और हल्ला करने के बाद यह गुलदार पूजा को छोड़कर भाग गया। बशर्ते उसने पूजा को ज़्यादा नाखून और ज़्यादा वो दांत तो उसने मारे नहीं थे, परंतु नाखूनों से उसने उसको बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था। इसलिए इसको फिर हॉस्पिटल एडमिट किया गया और जहाँ से ये स्वस्थ हो गई बाद में और ये वापस आ गई। इस गुलदार की जो तीसरी घटना थी वो 23 अगस्त 2008 की थी। फलसारी गांव के जगदीश सिंह की 4 वर्षीय बेटी जो है वो अपने घर के आंगन में साथियों के साथ खेल रही थी। शाम का समय था। गुलदार का भाई तो था, परंतु ये गुलदार जो है ये जो ऑपरेटिंग कर रहा था, ये अपना जो इसका कार्य क्षेत्र था, जो इसने इससे पहले भी जो 2 घटनाएं की थी वो लगभग उससे 3 या 4 किलोमीटर दूर थी। और इसलिए लोग, क्योंकि पहाड़ों में 4-5 किलोमीटर बहुत दूर माना जाता है, बहुत दूरी समझा जाता है, क्योंकि रास्ते पैदल के होते हैं, इसलिए ये रास्ते बहुत दूर 5 किलोमीटर माने बहुत दूर समझा जाता है। प्लेन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो गाड़ी से 5 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, पर पहाड़ के लिए 5 किलोमीटर बहुत दूर होता है। तो 5 किलोमीटर दूरी थी, इसलिए ज़्यादा इनको भय भी नहीं था। फिर शाम का समय था और सारी वही मैंने आपको बताया कि बरसात के समय पे यहाँ पूरी ककड़ी की बेलें, सब्जी की बेलें जो घर से थोड़ा ही दूरी पे तो इसको बो दिया जाता है और उससे छुपाव हो गया। क्योंकि जो खेतों में है, खेतों में धान की फसल हो जाती है, मंडुआ की फसल हो जाती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा छुपाव हो जाता है। तो ये गुलदार धीरे धीरे
उनके घर के नज़दीक पहुंच गया। वो लड़की खेल रही थी और उसने जब देखा कि ये लड़की थोड़ा अकेली है तो उसने तुरंत इसको हमला कर दिया। हमला क्या किया, 4 वर्ष की बेटी थी, उसने उसको तुरंत मुंह पे उठाया और गुलदार भाग गया। जब घर वालों को पता चला कि ये बेटी चिल्लाई तो वो आए तो तब उन्होंने देखा एक बड़ा सा गुलदार जो है उनकी बेटी को अपने मुंह में दबाए हुए भाग रहा है। तो वो लोग भी बहुत जल्दी उसके पीछे भागे हो और हल्ला होने लग गया, परंतु गुलदार ने उस बेटी को नहीं छोड़ा और वो बहुत तेजी से उन खेतों से और उन झाड़ियों से निकलता हुआ गुम हो गया। रात भर इस बेटी की खोज की गई परंतु कोई सफलता नहीं मिली और उसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया। सुबह वन विभाग वाले, गांव वाले सारे लोग जो है इसको खोजने के लिए चले गए। माँ का बुरा हाल था रो रो के उसके, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी और उस बेटी को जब गुलदार ले जाए तो आप लगा लो एक माँ के दिल में क्या गुजर रही होगी। उसके जो मानसिक पटल पर उसके बचपन की सारी यादें जो हैं वो एक प्रकार से आ रही थी और उसको ये आशा थी क्या पता मेरी बेटी जिंदा वापस आ जाए। परंतु जब सुबह देखा गया तो उसके केवल 2-4 अंग ही इनको मिले, थोड़ा पैर के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे हाथ के टुकड़े और एक सर, बाकी सारा गुलदार खा गया था। और इसका मतलब कि गजा क्षेत्र में एक मैनीटर सक्रिय हो गया था। दोस्तों इस गुलदार को मारने के लिए जब बहुत ज़्यादा एक धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ और उसके बाद 25 अगस्त 2008 को वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इसे आदमखोर घोषित कर दिया गया। आदमखोर घोषित करने के बाद डीएफओ टिहरी द्वारा वहाँ पे मुरादाबाद से बलजीत कुंवर और संजय कुंवर के दल को इस आदमखोर को मारने के लिए बुलाया गया और स्थानीय 2 शिकारियों को भी इसके लिए परमिट जारी कर दिए गए। इस दल के साथ जो है गांव वालों का व्यवहार बहुत बढ़िया नहीं रहा और उसके बाद इस दल को 1 हफ्ते के बाद वापस जाना पड़ा। जो स्थानीय शिकारी थे वो भी थोड़ा, जब तक शुरू का केस होता है तब तक ये भी मेहनत करते रहे, उसके बाद उन्होंने भी इस एरिया को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद वो भी धीरे धीरे शांत होने लग गए और जो है गुलदार को अब और चांस मिलने की संभावना होगी, क्योंकि वो देखता है जब तक कोई मूवमेंट करता है कोई या कोई शिकारी दल वहाँ होता है तो उसकी लाइटें जब चमकती हैं या रात को कोई मूवमेंट कर रहा है तो गुलदार की घटनाएं तो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इस गुलदार की जो चौथी घटना थी वो थी 9 सितंबर 2008 की। इस रोड से 2 किलोमीटर दूर एक बिरोगी गांव है। बिरोगी गांव में लाखीराम जो था वो दिहाड़ी मजदूरी करता था और हर रोज़ की तरह वो शाम को अपने दिहाड़ी मजदूरी करके शाम को घर लौट रहा था और आप ही लगा लो कि रोड से 2 किलोमीटर उसका जो गांव था वो 2 किलोमीटर दूर था और रास्ते में बरसात की पूरी झाड़ियाँ थी और वो अकेला शाम को अपने घर की ओर रोड से चल दिया था। उसको ये मालूम नहीं था कि क्या पता आज गुलदार इस एरिया पे है। वो अपने फटाफट जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं जितनी जल्दी पहुंचूंगा, क्योंकि उस समय लोगों में एक भय व्याप्त तो हो ही गया था, क्योंकि इसने एक किलिंग भी हो गई थी, उससे पहले वो 2 आदमियों को घायल भी कर चुका था। इसलिए वो उजाले में घर पहुँचना चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी में घर पहुँच जाऊँ। जब वो आधा रास्ता उसने पार किया तो वहाँ पे एक नाला था। उस नाले की उसने पार करके थोड़ा अब चढ़ाई थी, वो जो चढ़ाई पे चढ़ने शुरू किया उसने तो तभी गुलदार ने ऊपर से उस पर हमला कर दिया। अपने पे एकदम अचानक हुए हमले से लाखीराम एकदम घबरा गया। उसने देखा अरे ये तो गुलदार है, अब इस गुलदार से बचना बहुत मुश्किल है। गुलदार ने उसको जब पीछे से अटैक किया, उस पर ऊपर से जंप मारे तो लाखीराम नीचे गिर गया था। तो जो उस के गले को अपना मुंह से उसके गले पे अपने दांत गाड़ना चाह रहा था तो लाखीराम नीचे गिरा हुआ था और ये गुलदार उसके ऊपर से था। तो लाखीराम पे पता नहीं कैसी इतनी ताकत आ गई, उसने अपने पैरों को सिकुड़ते हुए सीधे उस पर एक जोरदार लात मार दी, जिससे गुलदार हवा में उछलकर दूर गिर गया और लाखीराम फटक से खड़ा हो गया। जब गुलदार ने देखा कि ये इसको मैं कवर नहीं कर पाऊंगा और गुलदार फिर इसको छोड़कर भाग गया। हो हल्ला भी किया इसने, तब तक गांव वाले भी बहुत दौड़ते दौड़े, क्योंकि अब गांव वहीं पर से थोड़ा था, सारे लोग हल्ला करते हुए उसकी ओर पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि लाखीराम बहुत इसके नाखून और बहुत लगे हैं, खून निकल रहा है, तो लोग तुरंत उसको वहीं से चिकित्सालय ले गए और उसको वहाँ भर्ती कर दिया।
दोस्तों जब शिकारी दल वापस जाने के बाद एक घटना और हो गई। तो उसके बाद दोस्तों 12 तारीख को डीएफओ टिहरी द्वारा मुझे इस आदमखोर मारने के लिए अधिकृत किया गया और उनके द्वारा मुझे बताया गया कि रावत जी यहाँ पे पहले भी शिकारी दल आया था और वो वापस चले गया है और उसके बाद इसने एक बच्चे को मारने के बाद ये 3 लोगों को घायल कर चुका है। आप लोग हमारी मदद करने यहाँ पहुँचे। मैंने बोला ठीक है सर, मैं कल कार्यमुक्त होऊंगा और उसके बाद तब मैं आपके क्षेत्र में आऊँगा। मैं 13 तारीख को अपने कार्यालय से विधिवत कार्यमुक्त हुआ और उसके बाद 14 तारीख मैं अपने 2 साथी श्याम सिंह और वीरेंद्र को लेकर गजा टिहरी की ओर रवाना हो गया। आप लगा लो कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से मैं फिर देवप्रयाग और देवप्रयाग के बाद हमको ये पता नहीं था गजा है किस साइड में। तो हमने देवप्रयाग में लोगों को पूछा कि ये गजा क्षेत्र कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि आप ये भागीरथी के किनारे किनारे जो ये रोड जा रही है इस रोड पे चले जाइए, ये आपको गजा पहुँचा देगा। जब हम उस रोड पे चले तो वो रोड इतनी सकरी थी, उसमें एक वाहन से अलावा कहीं पे भी दूसरा वाहन आ रहा था तो उसको क्रॉस करने के लिए हमको कम से कम 15 या 20 मीटर आगे पीछे जाना पड़ रहा था, तब जाके यहाँ 2 गाड़ियाँ आपस में क्रॉस हो रही थी। तो धीरे 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 चलते चलते हम शाम को गजा पहुँचे। गजा में वन विभाग का वन चौकी थी जहाँ फॉरेस्टर थे उनके, और वहाँ हम पहुँचे तो उन्होंने हमें रहने और खाने की व्यवस्था वहीं पे कर दी। और फिर हमने उसके बारे में पूछा कि आप बताइए यार हमको कि ये कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहा है और क्या क्या है, कितना दूर है ये एरिया। तो उन्होंने हमें बताया कि सर ऐसा अभी तो रात हो गई है, ऐसा करते हैं हम आपको कल सुबह बताएंगे। फिर हमने कहा यार आज क्योंकि हम लोग अब आए हैं तो क्यों ना हम गाड़ी से सर्च कर लेते हैं। तो हम उसके बाद हम गाड़ी से सर्च करने के लिए एक फलसारी जो वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर था, फलसारी तक रोड से हमने सर्चिंग की। सर्चिंग में हमें कुछ नहीं दिखा, केवल एक लेपर्ड दिखा छोटा छोटा, और वो भी मेरे समझ से फीमेल थी क्योंकि वो रोड को क्रॉस कर रही थी बहुत तेज़ी से, इसलिए हम उसको क्लियर देख नहीं पाए। परंतु उसके कद से हमने लगा दिया था कि ये लेपर्ड जो है 2 या 3 साल की एक छोटी मादा है और वो निकल गई थी। फिर उसके बाद हम लोग जब वापस लौटे तो जब जो हम गजा बाज़ार में पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे एक तो जो लड़के हैं उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और हमें बोला कि यहाँ पे देखो ये गजा है, यहाँ मार भी पड़ सकती है। तो हम तो समझे नहीं, हम लोग तो किसी कार्य को किसी इंसानों की जान बचाने के लिए गैरसैंण से यहाँ पहुँचे हैं और ये लोग ऐसा कह रहे। फिर हमने इनसे उगला सीधा ठीक नहीं समझा क्योंकि वो लोग पिए हुए भी थे और हम बनचौकी वापस आ गए। फिर हमने बनचौकी में उनसे पूछा यार ये कुछ लोग तो हमको ऐसा बोल रहे थे यहाँ पे। अरे बोला, उन्होंने ये कहा कि सर ये तो इन्होंने था जब बलजीत कुंवर और संजय कुंवर का जब जो दल आया था उसके साथ भी इन लोगों ने इस प्रकार की बदतमीजी की, इसलिए वो उन लोगों को वापस जाना पड़ा। अच्छा, तुमने कहा ठीक है। तभी वहाँ पे हमें सुबह जब सुबह का इंतज़ार करना था तो हम रात खुली, सुबह हम लोगों ने उनको बताया कि चलो हम थोड़ा इसके आज पैदल मूवमेंट पे देखते हैं कि ये गुलदार कहाँ कहाँ चल रहा है और थोड़ा हम इसको ट्रैक करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ इसके निशान है। तो गजा के ऊपर से एक रास्ता तावड़ा जो एक क्षेत्र था वहाँ तक पहुँच, एक 6 फुटी रोड थी जो पुराने ज़माने में मेरे समझ से देवप्रयाग जाने के लिए टिहरी से निकलती होगी, क्योंकि रोड जो रास्ता था वो रास्ता पैदल रास्ता खूब 6 फुट का था। तो इससे लग रहा था कि पुराने ज़माने में इसको प्रयोग में लाया जाता होगा, परंतु इस समय ये बंजर हालत में था। तो तभी हमें वन विभाग के द्वारा सूचित किया गांव वालों ने कि तावड़ा तोक में इस बाघ द्वारा एक गाय मार दी गई है। तो उन्होंने हमें बताया कि सर ये गाय उसने जो है तावड़ा क्षेत्र में मार रखी है और जो ये रास्ता जा रहा है ये रास्ता भी वहीं जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, आप हमारे साथ चलो और हम इसको ट्रैक करते हैं, इस रास्ते पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसके निशान है। तो दोस्तों जब हम इस रास्ते को हम चेक किया हमने, तो इस रास्ते पे हर जगह हमको एक बहुत से बड़े नर गुलदार के जो क्रैश थे वो क्रैश दिख रही थी और वो क्रैश लगातार थी, यानी ये गुलदार यहाँ बहुत समय से था क्योंकि बहुत पुरानी क्रैश भी थी और इसकी नई क्रैशें भी थी। तो ये गुलदार वहीं से ऑपरेट कर रहा था, कभी ये फलसारी निकल जाता, कभी ये बमणगांव निकल जाता, कभी ये बिरोगी निकल जाता और उसी रूट से उसी पैदल मार्ग से ये ज़्यादा ऑपरेट कर रहा था। क्योंकि यदि ये सड़क मार्ग को लेता उस समय तो इसको जिस दिन हम इसको सर्च कर रहे थे उस दिन इसको हमको दिख जाना चाहिए था, परंतु हमने देखा कि ये लगातार जो है
ऊपर वाले मार्ग से ऑपरेट कर रहा है, इसलिए ये रोड से किसी को दिख नहीं रहा है। संजय कुमार वो लोग भी जब घूमे होंगे, उन्होंने भी अपनी जिप्सी से इसको बाई रोड ट्रैक किया होगा, सर्च किया होगा, तो इसलिए इनको भी नहीं दिखा, क्योंकि ये रोड पे ज़्यादा आ ही नहीं रहा था, बल्कि पैदल मार्ग को ज़्यादा ले रहा था। दोस्तों उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे 5 किलोमीटर, तो वो बाई रूट था, परंतु हमको पैदल में लगभग 8 किलोमीटर बैठ गया था। तो हम जब वहाँ देखा तो हमने देखा उसके द्वारा एक जवान कम से कम 2.5-3 साल की जो है बच्चिया को किल किया गया है, और वो एक नाला है, बाकी चीड़ का जंगल है, और चीड़ के जंगल में एक नाले में उसने इसको रखा हुआ है। हमने देखा इसने थोड़ा सा खा रखा था, यानी उसने उस गाय को रात को मारा था, क्योंकि यदि वो पहले दिन में मार लेता या शाम को मार लेता तो वो कम से कम उसको और ज़्यादा खा लेता, परंतु ऐसा लग रहा था कि ये कहीं से इस गाय को भगा के लाया, और भगाने के बाद उसने वहाँ पे इसको लगभग 4 बजे सुबह के लगभग इसको मारा होगा, इसीलिए इसने इसका कम मांस खाया। फिर उस क्षेत्र को मैंने गौर से देखा तो वहाँ केवल चीड़ के बड़े पेड़ थे, जिन पे मचान बनाना बहुत इम्पॉसिबल था। और उसके बाद हमको ये रहा कि हम अब मचान कहाँ बनाएंगे, तो तभी मेरा ध्यान आया कि जो घास की ढलान वाली पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के लास्ट कॉर्नर पे एक रिज थी जो सीधे 50 मीटर नीचे खाई तक जाती थी, और जो गाय उसने मारी थी वो ठीक उसी के सामने थी। यदि हम इस पहाड़ी के ऊपर टॉप पे यदि मचान बनाते हैं तो हमको ये वाला पोर्शन पूरा नज़र आ जाएगा। तो हमने क्या किया, वहाँ पे एक पेड़ था, पेड़ पे हमने और टहनियों को, मोटी मोटी टहनियों को काटा और उस पर इस प्रकार से रखा कि हमको एक ज़मीनी छुपाव मिल जाए, और हमने जो टहनियों को ऐसे उसके ऊपर से रखा, उसके बाद पत्ते हत्ते चारों ओर से उसके लगाए और उसको इस प्रकार से ढक दिया कि इसके अंदर 2 आदमी आराम से बैठ सकें और इधर उधर से भी कोई इसको देख ना पाए आदमी इसके अंदर है। दोस्तों हम 4 बजे इसके अंदर बैठ गए। सबसे पहले तो हमें वो था, उसके अंदर बैठने पे कोई भी पत्ता जो हमारे बदन पे लग रहा है या हमारे कपड़ों पे लग रहा है उसको हटाना ज़रूरी था, तो हम उनको तोड़ते हुए रहे। फिर हमने अपना देखा कि हम लोग बिल्कुल इजीली इसके अंदर बैठ सकते हैं। यदि हम मतलब थोड़ा भी मूवमेंट करें तो हमारा जो कोई भी कपड़ा या कोई भी हो लकड़ी या उस पर चर की आवाज़ न करे, क्योंकि लेपर्ड को थोड़ी सी आवाज़ के बाद लेपर्ड भाग जाएगा। दोस्तों ये जो था ये जंगल का एरिया था। यहाँ हमको विश्वास था कि जो गुलदार होगा या लेपर्ड होगा वो लगभग 5 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगा, और जो ये टाइम था ये लगभग अगस्त का था, तो लगभग 6:30 बजे के बाद यहाँ अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो हम बैठे रहे, देखते रहे, और हमारी जो नज़रें थी वो बिल्कुल उस जो गाय का बछड़ा उसने मारा था उस पर हम लोग ध्यान केंद्रित करके उसके चारों ओर जो हमने लूप हॉल बनाए थे, हल्के हल्के उन लूप हॉलों से हम लोग देख रहे थे कि कहीं लेपर्ड की कोई मूवमेंट तो नहीं है। दोस्तों शाम के 6 बज गए थे, और जो वो ढलान वाली जो घास की पहाड़ी थी जिस पे हमने वो जो ढलान वाली जो घास की रिज थी, उस रिज में चीड़ की पत्तियाँ बहुत गिरी हुई थी, जिसमें आदमी बैठता है तो वो नीचे को धीरे धीरे फिसल रहा था। तो वीरेंद्र बार बार फिसल के वो लगभग मेरे पास आ जा रहा था, फिर वो उठ थोड़ा यूँ खड़े मतलब बैठे में पीछे खिसक के पीछे को फिर अपनी जगह ले रहा था। तो ऐसे एक दफ़े जब वो फिसल के नीचे आया तो जो पीछे को जब बैठने के लिए यूँ किया उसने, तो उसकी नज़र यूँ पीछे पड़ी, तो उसने मेरे बदन पे केवल अंगुली से इशारा किया, क्योंकि हम वो जहाँ हम बैठे थे हम बोल नहीं सकते थे। तो मैंने यूँ नज़र दौड़ाई तो उसने मुझे केवल इशारा किया कि पीछे। फिर मैंने, दोस्तों मेरी गोल टोपी थी इसलिए मैंने बिना बदन हिलाए ध्यान से इसको पीछे देखा, तो मैंने देखा कि हमसे लगभग 30 मीटर पे एक बहुत बड़ा गुलदार बैठा हुआ है। तो मेरे को ठीक रहा कि ये कि चलो कम से कम गुलदार 6 बजे के लगभग तो पहुंच ही गया है, अभी हमारे पास कम से कम आधा घंटे का टाइम है, और ये गुलदार अब मेरे पीछे से मेरी जो बाएं ओर है, बाएं ओर से ये उस शिकार पे पहुंचेगा, और तो मेरे पास बहुत
बढ़िया टाइम है, क्योंकि यदि वो शिकार पे लेट भी पहुंचता है तो मैं अपने राइफल से इसको 180 डिग्री जो हमको सामने दिख रहा था, इस 180 डिग्री पे कहीं भी दिखेगा तो मैं इसको फायर कर सकता हूँ बहुत इजीली। और ये फायर उजाले भी हो सकती है और गुलदार मारना बहुत इजी रहेगा। दोस्तों ऐसे उसके वेट करते करते मैंने फिर 10 मिनट बाद पीछे देखा, तो मैंने देखा कि वो गुलदार जो है वो उधर बाई ओर न जा करके वो कम से कम 10 मीटर और नीचे आ गया है। तो मैंने सोचा यार 10 मीटर नीचे आ गया है, क्या पता यहाँ से अब इधर को निकलेगा। परंतु मैंने सोचा यार क्या पता जब ये इधर नहीं निकलेगा तो ऐसा करता हूँ कि मैं इसकी ओर को मूवमेंट करके अपने बदन को धीरे 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 मोड़ के मैं लगभग इसकी ओर मुड़ जाता हूँ। परंतु मैंने देखा कि गुलदार की जो आंखें हैं वो बिल्कुल हमको देखी हुई है, तो मैं उसकी आंखों का इंतज़ार कर रहा था कि ये आंखें थोड़ा हमसे हटें तो मैं थोड़ा मूवमेंट कर लूँ। परंतु दोस्तों मेरी गर्दन एकदम पीछे, बहुत देर तक मैं उसको नहीं रोक पा रहा था क्योंकि गर्दन दर्द हो रही थी, तो मैं बहुत देर तक गुलदार को देख भी नहीं पा रहा था। इसलिए मैं थोड़ा देर बाद मैंने फिर अपना सर आगे की ओर कर लिया। फिर उसके बाद 2-3 मिनट बाद मैंने फिर यूँ नज़र फिराई तो मैंने देखा गुलदार हमसे फिर वो थोड़ा सा और आगे खिसक गया है। फिर उसके बाद मैं उसके वो देखा तो वो उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल हम पे थी, तो मेरे को मुड़ने का वो टाइम दे नहीं रहा था। और दोस्तों मेन था कि मेरे को मुड़ने के लिए उस जगह पे, पूरी जगह में मुड़ने के लिए मेरे को 180 डिग्री मुड़ना पड़ रहा था, पूरा बदन पूरा लेके। और मैं इसलिए भी नहीं मुड़ पा रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि गुलदार कहीं मेरे मूवमेंट को देख न ले। यदि गुलदार मेरे मूवमेंट को आज देख लेगा तो ये यहाँ से भाग जाएगा और हमारा जो एकदम बहुत नज़दीक गुलदार जो पहुँच चुका है, मैं इसको नहीं मार पाऊँगा। फिर मैं उसको देखता रहा, तो जब तक मैं उसको देखता रहा तो वो उसकी नज़रें हमसे बिल्कुल हटी ही नहीं, इसलिए मैं मुड़ नहीं पा रहा था। थोड़ा देर बाद 10-15 मिनट हो गए, फिर मैंने देखा कि ये गुलदार कहाँ गया। मैंने फिर ध्यान से उसको देखा तो तब मैंने देखा कि ये लगभग हमसे 15 मीटर दूर पहुँच चुका है। 15 मीटर दूर पहुँचने पे अब मेरे दिमाग में एक शंका उत्पन्न होने लगी कि जिस दाव को मैं खेल रहा था कि इसकी नज़रें हटेंगी और तब मैं मुड़ूंगा इसकी ओर, परंतु ये तो उल्टा कर रहा है। ये तो जब मैं अपनी नज़र उससे हटा रहा हूँ तो ये मेरी ओर बढ़ रहा है, यानी ये पता नहीं किस समय यहाँ पहुँच गया, क्या पता ये 5 बजे ही पहुँच गया था या इसने हमको उसके अंदर बैठते हुए पहले देख लिया है और इसको पूरा आभास है कि ये लोग इसके अंदर हैं। और ये जो जहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ ये वहाँ से मुझे साफ देख रहा है कि इसकी नज़र मेरी ओर है, तब तक ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। जो मैं अपनी नज़र हटा रहा हूँ तो ये मेरी ओर लगभग खिसकता जा रहा है। अब मुझे एक प्रकार का दिल में एक भय उत्पन्न होने लग गया कि ये जो दाव हम खेल रहे थे ये दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। और जिस मचान को हम उस समय बड़े उससे बना रहे थे कि ये पहाड़ी के टॉप पे रहेगा और हम इस यहाँ से 180 डिग्री पूरा देख लेंगे और यहाँ से हमको गुलदार मारना बहुत इजीली हो जाएगा, मैंने सोचा यदि ये गुलदार थोड़ा देर बाद यदि अंधेरा होता है और ये हम पे अटैक करता है तो क्या होगा। इसके अटैक के कारण हम लोग, एक पे यदि अटैक करेगा तो वो मेरे से टकराएगा और मेरे से टकराने के बाद मैं सीधे चट्टान से नीचे गिर जाऊंगा। यदि ऐसा ना भी हो, यदि गुलदार हम पे हमला करता है तो उस गुत्थम में हम दोनों में से कोई ना कोई चट्टान से नीचे गिर जाएगा। हमको उसके अटैक का भय नहीं था, उससे तो हम बच ही लेंगे, चाहे वो हम पे 2-2 या 4-4 नाखून में मारेगा, दांत में मारेगा, तो भी हमारे पास हथियार है, हम हथियार से उसको फायर कर सकते हैं। परंतु हमें मेन जो डर था अब वो उस चट्टान का था, यानी जो मचान हमने बहुत उससे बनाई थी एक प्रकार से कि बहुत अच्छी मचान रहेगी और यहाँ से हम इसको बहुत बढ़िया शूट कर सकेंगे, अब वही मचान हमारी मौत का कारण बनने वाली थी। दोस्तों फिर मैंने एक ट्रायल किया, मैंने देखा तो गुलदार हमसे केवल
10 मीटर पे पहुंच चुका था। अब दोस्तों मेरे पास जो राइफल थे, यदि वो मेरे राइट साइड होता तो राइट साइड में, जैसे मैं आपको दिखा दूं, यदि वो राइट साइड, क्योंकि मैं राइट हैंडर था, राइट साइड होता तो मैं इसको आराम से पीछे की ओर भी शूट कर सकता था, क्योंकि मेरे पास इस पे कंधे पे लगाने के लिए और देखने के लिए, एम करने के लिए बहुत टाइम था। परंतु गुलदार मेरी लेफ्ट साइड था। लेफ्ट साइड में आप देखें कि जो हाथ मेरे टाइगर पे है, ये हाथ को मेरे को यहाँ रखना पड़ रहा था। अब लेफ्ट हाथ से मैंने कभी फायर किया नहीं था, इसलिए लेफ्ट से मैं यदि करूँ तो मैं इसको तो मोमेंट पे नहीं ला पा रहा था। तो मेरे लिए बहुत एक प्रकार से अजमस हो गया था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने देखा धीरे धीरे मेरा बदन कंपने लग गया था, पूरे बदन में एक कपकपी स्टार्ट हो गई थी कि आज मतलब हमारी मौत निश्चित है। दोस्तों तभी मैंने ऊपर वाले को याद किया और कि मुझे कुछ तरीका बताओ, मैं क्या करूं, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। फिर मेरे दिमाग में एक आया, एक आइडिया कि हम दोनों क्यों ना एक साथ ऊपर खड़े हो जाएं, और एक राइफल मेरे पास है, डबल बैरल वीरेंद्र के पास है, और उससे क्या होगा कि हम उठते ही फायर कर देंगे, उस धमाके से गुलदार भाग जाएगा। मैंने ऊपर को जब नज़र मारी तो हमारे ऊपर जो हमने मोटी मोटी टहनियाँ काटी थी वो इस प्रकार से बिछी हुई थी कि हम एकदम खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खड़े होंगे तो वो टहनियाँ बहुत थी और उनका वेट बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम एक झटके में खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जो अंधेरा होने वाला है उस पर भी केवल 5 या 10 मिनट का फ़र्क है, उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने के बाद हम इस गुलदार को देख ही नहीं पाएंगे, और फिर तब तो हमारे पास केवल लाइट का सहारा रहेगा। और मेरे को है कि ये अंधेरे, जब अंधेरा होगा ये हम पे अटैक कर लेगा, और उस अंधेरे में जब ये हम पे हमला करेगा तो हम दोनों में से एक न एक चट्टान से नीचे गिर जाएगा। फिर मैंने ईश्वर को याद किया, हे ईश्वर, यदि मेरी आवश्यकता और है इस समाज सेवा करने की, लोगों की जान बचाने के लिए, तो आज मुझे बचा लो। बस दोस्तों मेरा इतना कहना था कि मेरा दिमाग और तेज चलने लग गया कि मैं कैसे इसको अब इससे बच सकूँ, हम कैसे इस राइफ़ल को थम करने के लिए अपने इस हाथ से इसके टेलीस्कोप और इसके बीच में इसको थम किया, इस राइफ़ल को पीछे की ओर रखा, परंतु मैंने देखा कि मैं तो अंगुली से टाइगर दबा ही नहीं पा रहा हूँ। तो तब मैंने अपने इस थंब का यूज़ किया और इसको इस पे रख के ऐसे पीछे को राइफ़ल रख दी। अब मैं नज़र लगा रहा हूँ कि गुलदार कहाँ पे है, गुलदार, परंतु जब मैंने देखा कि ये तो अब केवल 10 मीटर पे है और जो वो ढलान थी, गुलदार हमसे ऊंचाई पे था, यानी मेरे कंधे से जो राइफ़ल थी वो पीछे की ओर थी। परंतु मैं निशाना कैसे लूँ, मेरे पास तो निशाने लेने के लिए कोई वो तरीका ही नहीं था। तो दोस्तों मैंने ईश्वर को याद किया और मैंने देखा कि मैं धीरे धीरे एक ब्लैक होल में जैसे जा रहा हूँ, और ब्लैक होल में जाते ही क्योंकि मैं एकाग्रचित हो गया था, और जब मैं ब्लैक होल में जाके मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने राइफ़ल को ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ कि वो गुलदार के बदन को छू ले, यानी वो उसका जो फायर होगा वो ठीक गुलदार के बदन को लगेगा। दोस्तों मैंने मजबूती से राइफ़ल पकड़ी और जो उसका रिकॉइल था उस रिकॉइल को मैंने घुटने पे राइफ़ल के बट को थम कर दिया। तो यदि राइफ़ल फायर होगी तो पीछे को धक्का मारेगी तो वो कम से कम घुटना उसको कवर कर लेगा, कुछ हाथ कवर कर लेगा, कुछ घुटना कवर कर लेगा। तो जब मैं उस ब्लैक होल से देख रहा था कि मेरी ठीक राइफ़ल जो है वो बिल्कुल उस पर लग चुकी है लपेट पे, तो मैंने अंगूठे से टाइगर दबा दिया और फायर धार से फायर हो गया। फायर हुआ तो गुलदार लुढ़कते हुए सीधे वीरेंद्र के पीछे आ गया, क्योंकि ढलान वाले थे तो लुढ़कते हुए सीधे उस पर आ गया और वहाँ पे अटक गया, उसी के बदन पे ही अटक गया पीछे। तो मैं निस्तब पड़ा हुआ वैसी राइफ़ल रखी हुई है, यहाँ तक कि मेरे को ये पता नहीं चला कि मैंने फायर कब किया। तो तब वीरेंद्र ने इसको जोर से धक्का दिया, भाई साहब भाई साहब। मैंने बोला हाँ, गुलदार तो मर गया। मैं उठा, तब मैंने देखा तो मेरा सारा बदन पसीने से तरबड़ था, गालों से, मुंह से, सर से भी पूरा पानी पानी, पसीना पसीना निकल रहा था। मैंने उस ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज आपने मुझे बचा लिया है, क्योंकि दोस्तों मैं कभी भी
ट्रॉफी हंटर नहीं रहा। मैं इस गुलदार को, इस तेंदुए को देवी वाहन मानता हूँ। और जब भी मैं कभी भी किसी शिकार पे जाता हूँ तो घर से अपने राइफल के साथ मंदिर में पूजा करने के बाद ही निकलता हूँ। और जिस क्षेत्र में जाता हूँ वहाँ भी सबसे पहले वहाँ का जो क्षेत्रपाल होता है, या कोई भी ईश्वर होगा, या कोई भी ऊपर वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को उसके मंदिर पे जाके या उस अपने दिल से सबसे पहले उसको प्रणाम करता हूँ और उससे आज्ञा लेता हूँ कि हे प्रभु, यदि मैं किसी नेक कार्य के लिए आया हूँ तो मेरी सहायता करना। दोस्तों, उसके बाद हम गुलदार को वहीं छोड़कर गांव की ओर चल दिए। रास्ते भर वही दृश्य हमारे मन मस्तिष्क में चल रहा था, क्योंकि वीरेंद्र ने तो पीछे की ओर देखा ही नहीं था, क्योंकि वो यदि पीछे को घूमता तो उसको ये था कि गुलदार कहीं इसको देख न ले, इसलिए उसने पीछे की ओर देखा नहीं। इसलिए उसको ज़्यादा इसका अनुभव भी नहीं हुआ कि गुलदार कहाँ से कहाँ पहुँचा, कि मतलब वो कैसे वहाँ तक पहुँचा। परंतु मैं तो इस चीज़ को देख चुका था, तो मेरे सारे मन मस्तिष्क में इस प्रकार से रोंगटे खड़े करने वाले जो थे वो दृश्य थे, और मेरे बदन में अभी भी झुरझुरी हो रही थी। तो वहाँ पे पहुँचे, हमने गांव वालों को बताया कि आप लोग जाइए, वहाँ पे गुलदार मर गया है। तो वो 2 डंडों पे उसको बांध के ताबड़ा गांव में ले आए। उसके बाद उसको 1.5 किलोमीटर नीचे हम लोग ले गए रोड पे। फिर फॉरेस्ट वालों से हमने गाड़ी मंगवाई, गाड़ी में उसको हम लोग गजा ले गए। रात को हम गजा पे रुके और उसके बाद सुबह हम लोग उसको लेके टिहरी पहुँच गए। तो मारने बचाने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो केवल एक साधन मात्र है। हम केवल ईश्वर के एक साधन है कि आपको उस कार्य के लिए भेजा जा रहा है। मैं यही हमेशा वो करता हूँ। कोई लोग मेरे को पूछते, राउत आपने तो इतने लेपर्ड मार दिए, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत पाप वाला काम कर रहे हैं? मैं कहता हूँ, मैं मारने वाला हूँ ही कौन? मारने और बचाने वाला तो ऊपर वाला है, मैं तो केवल एक साधन मात्र है। उन्होंने मुझे साधन के रूप में लिया है और इसी से मैं हमेशा सफल भी रहा हूँ। और दोस्तों, ये थी मेरी रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी, जिसको मैं कभी भी जब अपने जहन में सोचता हूँ तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ये अनुभव कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे एक रोचक अनुभव के साथ, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।